हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक इंटरनेशनल न्यूज़ लेकर आया हूं। और आपने इसके बारे में सुना होगा कि अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इनिशिएटिव यहां पर लिया है कि अगर आपको यूएस की सिटीजनशिप यहां पर चाहिए तो आप हमारा गोल्ड कार्ड वीजा जो है वो यहाँ पर खरीद लीजिए। हम आपको यूएस की सिटीजनशिप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा मैटर यहाँ पर क्या है, इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यूएसए इसका किस तरीके से बेनिफिट यहाँ पर उठा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव में क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, ये चीज भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इस तरीके की न्यूज जो है वो बहुत कम आती है और इनके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके के न्यूज आउटलेट्स ने ये हेडिंग्स यहाँ पर दी हैं कि ट्रम्प का 5 मिलियन गोल्ड कार्ड वीजा ऑफर्स न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन ग्रेजुएट्स। ट्रम्प फ्लोट $5 million गोल्ड कार्ड एज अ रूट टू यूएस सिटीजनशिप। हाउ ट्रम्प 5 मिलियन गोल्ड कार्ड कुड अफेक्ट इंडियंस। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियंस के ऊपर भी इस चीज का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा और इसीलिए ये पर्टिकुलर न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमें ये देखना है कि अभी जो न्यूज यहाँ पर आई है ना, गोल्ड कार्ड वीजा से रिलेटेड, वो है क्या। तो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर बनाए हैं, इन पॉइंटर्स से आपको एकदम अच्छी तरीके से न्यूज यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये जो गोल्ड कार्ड वीजा यहाँ पर इनिशिएटिव है वो यूएसए ने यहाँ पर लॉन्च किया है, ये शुरू किया है। किसने किया है? यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अभी यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट है, लेकिन इससे पहले उनका जो प्रेसिडेंटशिप का यहाँ पर टेन्यूर था वो क्या था, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ। तो इसको यहाँ पर ट्रम्प साहब ने जो है इंट्रोड्यूस किया है। अब एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि यूएस ने ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है वो पहली बार चलाया है, इससे पहले कुछ भी नहीं था। इससे पहले अगर आप देखोगे तो एक आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा जिसे बोलते थे EB-5 वीजा प्रोग्राम। अब ये जो नया गोल्ड कार्ड वीजा है ये क्या करेगा, पुराने EB-5 वीजा प्रोग्राम को रिप्लेस यहाँ पर करेगा और उसकी जगह पर ये गोल्ड कार्ड वीजा कार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें यहाँ पर क्या है कि इसमें आपको ना इन्वेस्टमेंट करनी है। कितने की इन्वेस्टमेंट करनी है? 5 मिलियन US डॉलर की। मतलब अगर मान लीजिए कि मैं आपको एक कार्ड दिखाऊं, है ना, और आपको बोलूं कि भाई यूएस का सिटीजन अगर आपको बनना है तो आपको ये कार्ड यहाँ पर परचेज करना पड़ेगा। तो आप मुझसे पूछोगे कि सर इस कार्ड की वैल्यू कितनी है, हमें कितना पे करना है। तो मैं आपको सिंपली बोलूंगा कि आपको 5 मिलियन US डॉलर देकर इस कार्ड को परचेज करना है और इससे आपको यूएस की सिटीजनशिप यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। तो कितनी की रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की? 5 मिलियन US डॉलर। अब इसमें यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर आप इस कार्ड को परचेज करते हो तो आपको यूएस की सिटीजनशिप भी मिलेगी और साथ ही साथ आप परमानेंटली भी वहां पर रह सकते हो, है ना। डिपेंड करता है, अगर आपको परमानेंटली वहां पर रहने को दे दिया, है ना, कुछ समय के बाद आपको सिटीजनशिप भी मिल गई, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर जब पहले से यहाँ पर EB-5 वीजा प्रोग्राम यहाँ पर यूएसए का था तो इसको रिप्लेस करके नया कुछ इनिशिएटिव लाने की यहाँ पर क्या जरूरत है। तो ऐसा माना गया था कि जो ये EB-5 वीजा प्रोग्राम था ना, इसमें बहुत सारा फ्रॉड है, बहुत सारा मिस यूज यहाँ पर हो रहा है, ऐसे एलिगेशन यहाँ पर लग रहे थे, है ना। मतलब जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन है या जो इससे पहले ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, उन सब चीजों में अगर हम देखेंगे तो ऐसा बोला गया कि भैया फ्रॉड है ये, इसमें मिसयूज यहाँ पर किया जा रहा है। और इवन अगर आप देखोगे तो लोगों ने ये भी कह दिया था कि जो ट्रम्प के फैमिली बिजनेसेस हैं उनको ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर हो रहा है और लोग उस पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ट्रम्प की फैमिली को बेनिफिट भी मिल रहा है, साथ में यूएस की सिटीजनशिप भी यहाँ पर मिल रही है और जो उसका सोल पर्पस था वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि लोग इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर लगाएंगे तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसे यहाँ पर कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ताकि इस तरीके के एलिगेशन से यहाँ पर बचा जा सके। और इसी वजह से यहाँ पर ये नया प्रोग्राम जो है गोल्ड वीजा वाला ये यहाँ पर शुरू किया गया। अब सबसे पहले हमने ये देखा कि EB-5 वीजा प्रोग्राम पहले से था, तो इसका एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी इनको एक बार देख लेते हैं।
फिर जो नया इनिशिएटिव लिया गया है उसमें किन किन चीजों के ऊपर फोकस किया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या किया गया है कि एक जो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट था, EB-5 वीजा प्रोग्राम जो था वो 1990 में यहाँ पर आया था, और यूएस की कांग्रेस ने जो है इसको यहाँ पर शुरू किया। जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है, वहां पर आप देखेंगे तो क्या मिलती है, कांग्रेस मिलती है, तो उसने इसको एस्टेब्लिश किया। और जब ये प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया तो इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये था कि हमें अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है। कैसे? जॉब क्रिएशन के थ्रू, और साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू, है ना। बाहर वाला व्यक्ति अगर मान लीजिए कि इस वीजा प्रोग्राम के तहत खुद को इनरोल करेगा तो कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आएगी, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो मल्टीपल जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी यहाँ पर क्रिएट होंगी। जो आपके पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगी, जिससे सभी लोगों को यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये जो EB-5 वीजा प्रोग्राम है, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो कितनी थी, वो थी $1.05 मिलियन, है ना, यूएस डॉलर की बात हो रही है। और अभी जो मैंने आपको गोल्ड वीजा कार्ड की रिक्वायरमेंट बताई उसमें $5 मिलियन आपको यहाँ पर क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन इसमें एक दूसरी कंडीशन भी थी कि आपको यहाँ पर क्या है, 8 लाख जो डॉलर है इन टारगेटेड, ठीक है, एम्प्लॉइज एरिया, मतलब जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, है ना। तो इसमें से अगर आप देखोगे 8 लाख जो मिलियन डॉलर है वो आपको क्या करना है कि टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरियाज में जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। मतलब आप ये मान लीजिए कि जो इकोनॉमिकली थोड़े से डिस्ट्रेस यहाँ पर रीजन है, जहां पर उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उतना ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, उन पर्टिकुलर एरियाज में आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी है। इसका क्या मतलब हुआ, फिर से समझो। यहाँ पर जो ये EB-5 वीजा प्रोग्राम था इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1.05 मिलियन US डॉलर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1.05 मिलियन US डॉलर जो है वो टोटल रिक्वायरमेंट है। और इसमें से अगर आप देखोगे तो यहां पर कितना है, 8 लाख जो US डॉलर है ना, मतलब या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर 8 लाख है या 0.8 मिलियन जो यहाँ पर होगा वो कहां पर जाएगा, वो टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरियाज में जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई कंट्री है, उसमें कुछ रीजन्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ रीजन्स में बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ओवरऑल कंट्री का जो रिजल्टेंट होगा वो एवरेज ही यहाँ पर रहेगा। तो हम ऐसे एरियाज में जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं जो इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस हो, जहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। और इसी वजह से 1.05 मिलियन डॉलर यूएस में से 0.8 मिलियन डॉलर जो है वो कहां पर इन्वेस्ट होगा, वो थोड़े से बैकवर्ड रीजन्स में यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। अब उसके बाद इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एनुअल कैप थी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया तो बहुत सारे लोगों को जो है वो यहाँ पर यूएस सिटीजनशिप या वीजा यहाँ पर दे दिया गया। साल भर में अगर आप देखोगे तो केवल 10,000 लोगों को जो है वो यहाँ पर दिया जाता था, और 3,000 जो है रिजर्व फॉर हाई अनएम्प्लॉयमेंट एरिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट एरियाज हैं वहां पर जो इन्वेस्टमेंट करेगा उनके लिए 3,000 जो है वो आपको रिजर्व यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत कितने लोगों को साल भर में वीजा मिलता था, केवल 10,000 लोगों को मिलता था। और 3,000 जो है वो केवल हाई अनएम्प्लॉयमेंट एरियाज वालों जो लोग आपको देखने को मिलेंगे उनके लिए यहाँ पर रिजर्व आपको देखने को मिला। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सीज है, क्योंकि तभी तो इसको चेंज करके नए तरीके का प्रोग्राम यहाँ पर इनिशिएट किया गया। तो पहली बात यहाँ पर बोली गई है कि इसमें फंड्स जो आपको देखने को मिलेंगे ना उनका मिसयूज यहाँ पर हुआ है, ठीक है। मतलब ये बोला गया कि जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उनको डाइवर्ट किया गया इनटू लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग दोस लिंक टू दी ट्रम्प फैमिली बिजनेस। मतलब कि जो लग्जरी यहाँ पर प्रोजेक्ट है, रियल एस्टेट वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनमें डाइवर्ट किया गया, है ना। मतलब अगर आप चाहते हो कि कंट्री में डेवलपमेंट हो तो आपको हर सेक्टर के ऊपर इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। लेकिन इसके जो फंड है वो उस डायरेक्शन में आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां से आउटकम बहुत ज्यादा आपको देखने को मिले। और ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है जहां पर ट्रम्प के फैमिली वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर बिजनेस में एसोसिएटेड है। और इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि इसको क्रिटिसाइज किया गया। जॉब क्रिएशन का जो गोल है उसकी यहाँ पर, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है। उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस सिटीजनशिप को जो है वो यहाँ पर बाई कर रहे हैं। अभी भी अगर आप देखोगे तो $5 मिलियन का जो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है, जिसके पास पैसा होगा
जो चाहता है कि हम यूएस में चले जाएं, यूएस की सिटीजनशिप यहाँ पर मिल जाए, तो वो पैसा इन्वेस्ट करेगा और उसके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पुराने वाली स्कीम में भी ये प्रॉब्लम थी। लोग कहते थे कि भाई जिसके पास पैसा होगा वो आसानी से जो है वो सिटीजनशिप को यहाँ पर ले सकता है। डिमांड फॉर रिफॉर्म ग्रू लीडिंग टू चेंजेस अंडर मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अब ये जब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो इसमें समझ में आ रहा है कि इसमें फ्लॉज हैं। और इसको जब यहाँ पर डिस्कस किया गया तो प्रीवियस जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेंगे वो अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर करते रहे। जैसे अगर हम लोग देखेंगे 2022 में रिन्यूड अंडर प्रेसिडेंट बाइडेन विथ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड, है ना। 2022 में भी अगर आप देखोगे तो बाइडेन ने भी इसमें चेंज किया और जो आपका इन्वेस्टमेंट वाला नंबर है उसको यहाँ पर इंक्रीज किया गया। 2019 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जो टारगेट एरिया इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा इसको $9 लाख किया गया, लेकिन फेडरल जज ने यहाँ पर इसको ओवरटर्न कर दिया, मतलब इसको मना कर दिया कि भैया नहीं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि 1.05 मिलियन यूएस डॉलर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करनी है और इनमें से 8 लाख टारगेटेड इंप्लॉयमेंट एरियाज में करना है। लेकिन यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश करी कि इस नंबर को 9 लाख यहाँ पर किया जाए, लेकिन बाद में जो जजेस हैं उन्होंने इसको ओवरटर्न कर दिया कि भाई देखो सिंपल सी बात है ना कि नंबर इंक्रीज अगर आप करोगे और मान लीजिए कि वहां पर इंप्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, लेकिन जिसने यहाँ पर पैसा लगाया उसको अगर बेनिफिट नहीं मिलेंगे तो फिर वो पैसा खराब हो जाएगा ना, और बाकी लोग भी बोलेंगे कि ये क्या चल रहा है। तो इस वजह से इसको यहाँ पर ओवरटर्न कर दिया गया था 2021 में। अब दोनों अलग अलग तरीके के जो वीजा प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में एक छोटा सा डिफरेंस हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। सबसे पहली बात अगर आप देखोगे तो EB-5 वीजा प्रोग्राम है, 1990 में इसको स्टैब्लिश किया गया, जो यहाँ पर सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज वाला ऑफिस देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं USCIS। ये क्या करता है, इसे मैनेज करता है। इसमें $1.05 मिलियन की रिक्वायरमेंट है। टारगेटेड एरिया एम्प्लॉयमेंट में आपको इतना फोकस करना पड़ेगा। और इसमें बोला गया है कि इसमें जो जॉब रिक्वायरमेंट है, जॉब क्रिएशन की रिक्वायरमेंट, इसमें बोला गया है कि मस्ट क्रिएट एटलीस्ट 10 जॉब फॉर यूएस सिटीजन। ठीक है, यूएस के जो सिटीजन हैं उनके लिए कम से कम 10 जॉब जो है वो यहाँ पर क्रिएट करें। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ग्रीन कार्ड, ग्रीन कार्ड मतलब कि परमानेंट रेसिडेंसी जो है वो आपको यूएस की मिलेगी। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि यस इसका प्रोविजन है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा यूएस के बिजनेस में। तो यूएस के बिजनेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ग्रीन कार्ड भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। फिर उसके बाद गोल्ड कार्ड वीजा अगर आप देखोगे तो ये डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया। 5 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट है और इसमें ना जॉब क्रिएशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे इससे पहले जॉब क्रिएशन करनी थी, यहाँ पर जॉब क्रिएशन नहीं करनी है। आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या करो, ग्रीन कार्ड को परचेज करो, मतलब 5 मिलियन यूएस डॉलर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और इसमें याद रखिएगा इसमें भी सिटीजनशिप का प्रोविजन है और इसमें फास्टर प्रोसेसिंग टाइमलाइन है ना। 1.05 और 5 मिलियन यूएस डॉलर में डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या है कि तेजी से जो है वो आपको ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। अब उसके बाद EB-5 जो वीजा था वो USCIS जो है वो यहाँ पर मैनेज करता था। और गोल्ड कार्ड वीजा जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, गोल्ड कार्ड वीजा का मतलब क्या हुआ, गोल्ड कार्ड वीजा का मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो अभी यहाँ पर शुरू किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज जो यहाँ पर इनका ऑफिस है वो इसे मैनेज करेगा। और इसके साथ साथ ना इसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इन लोगों का भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद बोला गया कि फास्टर प्रोसेसिंग यहाँ पर होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर आए। अब मान लीजिए कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी लेकिन बहुत टाइम हो गया, मेरी प्रोसेसिंग ही कंप्लीट नहीं हो रही है ना, तो बाकी इन्वेस्टर जो है वो कैसे मोटिवेट यहाँ पर होंगे। तो इसलिए ये प्रोविजन भी यहाँ पर ऐड किया गया है। अब उसके बाद जो ये गोल्ड कार्ड प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया है, इससे पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है ना, मतलब यूएस ने अगर इस तरीके का कोई प्रोग्राम यहाँ पर इनिशिएट किया है तो इसके पीछे कुछ पर्पस होगा। वो पर्पस यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात है कि जो वेल्दी इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे उनको ये अट्रैक्ट यहाँ पर करना चाहता है। मतलब अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको इतने पैसे देने, आपको यूएस सिटीजनशिप यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट ग्रीन कार्ड आप यहाँ पर परचेज करो, मॉडल में अपील दी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इसमें ज्यादा कोई झंझट नहीं है, हमें केवल वो कार्ड परचेज करना है और हमको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो इससे ज्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं जब ये यूएस में जाएंगे तो इनका यूएस की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब रियल एस्टेट के फील्ड में जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगी,
जैसे हाई एंड गुड्स हो गया, टूरिज्म हो गया, लग्जरी मार्केट में उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, बिजनेस वेंचर, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीजें यहाँ पर शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग जो वेल एस्टेब्लिश लोग किसी दूसरी कंट्री में है उन्हें अपनी कंट्री में बुला लोगे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई वो काम इसलिए कर रहे थे कि केवल यूएस की सिटीजनशिप हमको मिल जाए, है ना। वो वहां पर जाकर भी बहुत अलग अलग तरीके की इनिशिएटिव्स यहाँ पर लेंगे। जो हो सकता है कि बेनिफिट उनको अपनी कंट्री में अभी नहीं मिल रहा है, वो यूएस में जाकर उनको यहाँ पर मिल जाए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में भी काफी ज्यादा काम हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि इससे ना ओवरऑल यूएस की इकोनॉमी को जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो फ्रॉड के रिस्क आपको देखने को मिलेंगे, ये रिड्यूस होते हुए आपको दिखाई देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो EB-5 वीजा प्रोग्राम था, उसमें मिसयूज और फ्रॉड के एलिगेशंस यहाँ पर लगाए गए, है ना। और इसमें ये बोला गया कि भाई जो भी इन्वेस्टमेंट है वो लग्जरी जो प्रोजेक्ट है उनकी तरफ यहाँ पर डाइवर्ट की गई है, जॉब क्रिएशन वगैरह के ऊपर जो है वो फोकस यहाँ पर नहीं किया गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि जब आपने हाई इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड किया, पहले 1.05 मिलियन US डॉलर था, अब 5 मिलियन का नंबर आपने यहां पर कर दिया है, तो इससे क्या होगा कि डिस्करेज स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर, मतलब कि इसमें केवल जिन लोगों को यहाँ पर मतलब जो फ्रॉड तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि ये नंबर जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। 5 मिलियन US डॉलर कितने इंडियन रुपीज हुए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, जो आज की वैल्यू है डॉलर और रुपी की उसके हिसाब से। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे तो 5 मिलियन US डॉलर जो है वो इतना नंबर आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अब इसके बाद कोई जॉब क्रिएशन वाला लूप होल नहीं है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब अवॉइड स्कीम वेयर प्रोजेक्ट क्लेम टू जनरेट जॉब बट फेल, सिंपलर मोर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। आप केवल यहाँ पर हाई कॉस्ट परचेस करिए, रिड्यूस मिसयूज एंड मिनिमाइज रेगुलेटरी लूप होल्स, ठीक है। तो पहले यहाँ पर क्या करना होता था कि आपको टारगेटेड जो एम्प्लॉयमेंट एरियाज हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, यूएस सिटीजन के लिए नौकरी भी यहाँ पर जनरेट करनी है ना। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि आप एक लमसम अमाउंट यहाँ पर पे करो, तो आपको ना यहाँ पर बाकी सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और फिर वो अपने हिसाब से जो भी फंड है उनका यहाँ पर यूज करेंगे। तो इससे लूप होल्स जो है वो यहाँ पर कम होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये अच्छी बातें हो गई। अब यहाँ पर बात आती है कि जो ये यूएस का गोल्ड कार्ड प्रोग्राम है, इसके कुछ कंसर्न भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज है कि अब सिटीजनशिप जो है वो सेल पे यहाँ पर लग गई है, कि भाई जिसके पास पैसे हैं वो आकर खरीद लो, जिसके पास नहीं है उनको यूएस की सिटीजनशिप यहाँ पर नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेल्थ वर्सेस मेरिट, एक ये कॉन्सेप्ट जो है वो निकल कर आ रहा है कि जो गोल्ड कार्ड प्रोग्राम है वो केवल क्या करेगा, वेल्थ को जो है वो प्रायोरिटाइज कर रहा है, स्किल्स को नहीं। जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जो अपने हिम्मत पर, अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर यूएस चाहते थे, अब उनको यहाँ पर डिस्करेज यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरी बात, एथिकल एंड पॉलिटिकल इशू, जो यहाँ पर सिटीजनशिप को परचेज करने वाला आइडिया है, ये यहाँ पर क्या करेगा, ये फेयरनेस को जो है ना, कंसर्न को जो है वो यहाँ पर रेज करता है। इमिग्रेशन पॉलिसी एट इट में अंडरमाइन मेरिट बेस्ड सिस्टम, कि भाई अगर कोई देश से आप किसी को बुला रहे हो तो एक फेयर चांस होना चाहिए कि सभी लोगों को यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, कि भाई मेरिट के बेसिस पे वो यहाँ पर अपनी काबिलियत के बेसिस पे यूएस से यहाँ पर जा सके। लेकिन अब अगर आपके पास 5 मिलियन US डॉलर होगा तभी आप जा पाओगे, है ना। बाकी सब पॉसिबिलिटीज जो है वो यहाँ पर कम हो रही है। तो एथिकल और पॉलिटिकल इशू भी जो है वो यहाँ पर रेज हो रहा है। साथ ही साथ फाइनेंशियल मिसयूज का भी एक रिस्क जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन इन्फ्लुएंस, इन्वेस्टमेंट बेस्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम्स आर वल्नरेबल टू मिसयूज इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑपरेशन, ठीक है। जैसे पैसे की बात है यहाँ पर, तो लोग गलत तरीके से जो पैसे यहाँ पर कमाए हैं, या जो गलत तरीके से पैसे यहाँ पर सर्कुलेट होते हैं, उससे भी यूएस को जो है वो यहाँ पर उनको मेंबरशिप यहाँ पर मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि यूएस में खुद जो है वो यहाँ पर एक खतरा उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। वीक रेगुलेटरी ओवरसाइट, इफ द प्रोग्राम लैक स्ट्रॉन्ग चेक, दीज रिस्क कुड इंक्रीज पोजिंग अ सिक्योरिटी थ्रेट टू यूएस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगर हम ये नहीं कह रहे कि भैया ये यहाँ पर बिना किसी चेक के, है ना, बिना किसी, है ना, बैकग्राउंड चेक के यहाँ पर ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन यहाँ पर होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ, तो कई सारे लोग जो गलत हैं वो भी यूएस में यहाँ पर पहुंच सकते हैं, और इसकी वजह से ओवरऑल यूएस की सिक्योरिटी को बहुत ही ज्यादा खतरा यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मिसयूज वाला भी एक पॉइंट है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना कोई इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गोल्ड कार्ड प्रोग्राम है वो यहाँ पर क्या बोलता है कि उसमें जॉब्स को क्रिएट करने की कोई बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई बात नहीं है, जो पहले EB-5 प्रोग्राम में आपको देखने को मिलता था।
लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल आपको एक बार की पेमेंट करनी है ना, उसके बाद आप कुछ भी करो यूएस में जाकर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे हो सकता है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट यहाँ पर यूएस को होना चाहिए वो यहाँ पर ना मिल पाए। पैसिव इन्वेस्टर कुड गेन रेसिडेंसी विदाउट मेकिंग टेंजिबल कंट्रीब्यूशन टू दी यूएस इकोनॉमी, की भैया हमें यूएस इकोनॉमी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब क्योंकि हमने 5 मिलियन यूएस डॉलर यहाँ पर देकर वो गोल्ड कार्ड वीजा यहाँ पर खरीद लिया है, तो इसकी वजह से हमको ये मेंबरशिप यहाँ पर मिलनी चाहिए, बाकी कोई चीज से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट एंड पॉलिसी क्वेश्चन, कनाडा ने जो है वो सिमिलर तरीके का प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया था, ऐसा नहीं है कि यूएस ने किया है, कनाडा ने भी यहाँ पर किया, लेकिन बाद में इन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता था और इससे ना इकोनॉमिक रिटर्न्स जो है वो यहाँ पर नहीं मिल रहे थे। अब उसके बाद यहाँ पर जो कुछ कोर पॉलिसी क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये है कि शुड यूएस सिटीजनशिप बी अवेलेबल फॉर परचेज, क्या परचेज के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। शुड इमिग्रेशन पॉलिसी फोकस ऑन स्किल एंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन रेदर देन वेल्थ। ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर, ये मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप में से ही कई सारे लोग होंगे जो इन फ्यूचर यहाँ पर इस पर्टिकुलर बेनिफिट को यूज करते हुए यूएस में जा सकते हैं, या अपनी स्किल्स है ना अपनी मेरिट के बेसिस पे भी यूएस में यहाँ पर जा सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का क्या होना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पर मुझे बताएं। ठीक है, चल अब उसके बाद यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे के टाइम पीरियड पर जो गोल्ड कार्ड प्रोग्राम है, ऐसा तो है नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया और अगले दिन से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है, सबसे पहली बात है कि लेजिस्लेटिव हर्डल इन कांग्रेस, मतलब पार्लियामेंट जो यूएस की है वहां पर जो है वो कुछ हर्डल्स आपको देखने को मिलेगी। तो कांग्रेस में यहाँ पर क्या है कि अप्रूवल नीडेड है। इमिग्रेशन पॉलिसी चेंजेस इंक्लूडिंग द गोल्ड कार्ड प्रोग्राम रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम कांग्रेस, मतलब कि अगर कोई भी इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव होता है, कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो कांग्रेस को उसे यहाँ पर अप्रूव करना होगा। अब रिपब्लिकन में अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पीरियड पर डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन, है ना, उसकी मेजोरिटी है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से यहाँ पर एक्सेप्टेंस यहाँ पर ना दिखाए, मतलब ये जो सिटीजनशिप आप बेच रहे हो इस बात को जो है वो लोग एक्सेप्ट ना करें। ऐसी बिल्कुल पॉसिबिलिटी हमारे देश की तरह थोड़ा ना होता है कि हमारे देश के लीडर ने कुछ बोल दिया तो सब लोग उस पर हाँ बुलाएंगे, चाहे उसने सही बोला हो या गलत बोला हो। ठीक है, अगर वहां पर कोई डिफरेंसेस लग रहे तो डिफरेंसेस यहाँ पर बताए जाते हैं। डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन, डेमोक्रेट्स जो है वो यहाँ पर अपोज करेंगे द प्रपोजल ड्यू टू कंसर्न ओवर इक्विटी एंड इमिग्रेशन फेयरनेस, मतलब जो दूसरी पार्टी है डेमोक्रेट्स की वो बोलेगी कि इसमें इमिग्रेशन फेयरनेस नहीं है, सभी लोगों को इक्वल चांसेस यहाँ पर नहीं है और इक्विटी नहीं है, इस वजह से हम इसको यहाँ पर अपोज कर रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टी तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस तरीके की चीजों को अपोज यहाँ पर करेगी। उसके बाद कुछ लीगल चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो वीजा रिलेटेड लीगल इश्यूज है ना, मतलब अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो आपको वीजा लेना होता है ना, तभी आप उस कंट्री में जो है वो ट्रेवल कर सकते हो। अब इसी तरीके से एक इंडेक्स आता है जिसे बोलते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, जिसमें सिंगापुर ने टॉप किया है। आपको बताना है कि जो लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, इसका बेसिस क्या है कि कौन से पासपोर्ट को बिना वीजा के जो है वो उन कंट्रीज की एंट्री मिलेगी। जिसको सबसे ज्यादा कंट्रीज की उस पासपोर्ट के दम से जो है वो यहाँ वीजा की रिक्वायरमेंट के बिना पासपोर्ट अकेले से जो है वो एंट्री मिल रही है, उसकी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग ऊपर होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 है तो इसका मतलब है कि उस कंट्री का जो पासपोर्ट है वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग लेटेस्ट रैंकिंग में क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Legal concerns are more likely to arise from program administration, how the program is managed, monitored and regulated rather than policy itself। ठीक है, पॉलिसी में तो ठीक है जो भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, मैनेजमेंट कैसे होगा, मॉनिटरिंग कैसी होगी, इसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, इन सब चीजों के ऊपर भी जो है वो फोकस यहाँ पर होने वाला है। ये बहुत अनसर्टेन है व्हाट स्पेसिफिक लीगल चैलेंज द गोल्ड कार्ड माइट फेस, बट पोटेंशियल केसेस को डिले और कॉम्प्लिकेट इट्स इंप्लीमेंटेशन, है ना। अभी एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते हैं कि गोल्ड कार्ड प्रोग्राम में किस तरीके के लीगल इश्यूज इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगे, बट अगर मान लीजिए कि कुछ भी इश्यू यहाँ पर आया और लीगल केसेस अगर उन पे चलेंगे तो इससे पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो डिले होती हुई आपको दिखाई देगी और इसके इंप्लीमेंटेशन को कॉम्प्लिकेट यहाँ पर करने वाली है। अब इंडियन इन्वेस्टर्स के ऊपर ये जो गोल्ड कार्ड प्रोग्राम है इसका क्या इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात है कि इसकी जो अपील है
इंडियन इन्वेस्टर्स के ऊपर वो कैसी है, वो लिमिटेड है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये 43 करोड़ रुपीस है, 5 मिलियन यूएस डॉलर। गोल्ड कार्ड माइट नॉट बी अट्रैक्टिव टू दी मेजोरिटी ऑफ इंडियन इन्वेस्टर, क्योंकि बहुत महंगा है। 43 करोड़ रुपीस आपको यहाँ पर जमा करने हैं। जैसे 2023 में अगर आप देखोगे तो 631 इंडियंस ऑब्टेन ग्रीन कार्ड थ्रू द EB5 प्रोग्राम, हाईलाइटिंग द लिमिटेड इंटरेस्ट इन सच हाई कॉस्ट, ठीक है, इमिग्रेशन ऑप्शन। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो केवल 631 इंडियंस को जो है वो EB5 प्रोग्राम के तहत यहाँ पर ग्रीन कार्ड यहाँ पर दिया गया है ना। इसका मतलब ये है कि पुराने प्रोग्राम जब वैल्यू कम थी इन्वेस्टमेंट की, तभी इतने लोग यहाँ पर, कम लोग जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा अपील यहाँ पर लोगों में देखने को ना मिले कि हमें इतना पैसा जमा करके यूएस की सिटीजनशिप जो है वो यहाँ पर चाहिए। उसके बाद है कि इम्पैक्ट ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम अदर कैटेगरीज, ठीक है। जैसे बैकलॉग इन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज, ओवर 1 मिलियन इंडियंस आर करेंटली वेटिंग फॉर ग्रीन कार्ड इन यूएसए। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख इंडियंस जो है वो यूएसए में ग्रीन कार्ड का यहाँ पर वेट कर रहे हैं। विद द बैकलॉग इन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज प्रोजेक्टेड टू रीच 2.19 मिलियन इन बाय 2030। मतलब कि आगे चलकर जो ये बैकलॉग है, जिनको ग्रीन कार्ड मिलने चाहिए, नंबर आगे चलकर कितना हो जाएगा, 2.19 मिलियन यहाँ पर हो सकता है। Introducing the gold card program could further increase the waiting period for those seeking green card under the other categories, ठीक है। अब ये तो क्या है कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस तरीके से यूएस के सिटीजनशिप यहाँ पर हासिल कर सकते हो। लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई आईटी कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं, है ना, काफी टाइम से रह रहे हैं, दूसरी कैटेगरीज आपको देखने को मिल रही है, तो उन सब चीजों के बेसिस पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो है वो सिटीजनशिप के लिए वेट कर रहे हैं। और इसी में अगर आप यूएस का गोल्ड कार्ड प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर शुरू करते हो, तो जो बाकी लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, है ना, या वेट कर रहे हैं, उनका जो वेटिंग टाइम पीरियड होगा ये और भी ज्यादा आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के ऊपर? आपको क्या लगता है कि इंडियंस को ये प्रोग्राम जो है वो अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन जरूर लिखें। मुझे आप लोगों के ओपिनियन पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।